हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल ऑपरेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं एंड दैट इज ऑपरेशन ब्लू स्टार। पोस्ट इंडिपेंडेंस के अगर हम बात करें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी। अब यह एक ऐसा ऑपरेशन था जो कि हमारे इनसाइड एरिया में था, मतलब कंट्री के अंदर, ऐसा नहीं कि हम कोई बॉर्डर पे जाके लड़ रहे थे। यह ऑपरेशन बहुत मायनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इसके 39 ईयर्स हुए हैं, दैट्स वाई यह अभी न्यूज में बना हुआ था। तो क्या था यह ऑपरेशन ब्लू स्टार, हम इसके बारे में जानेंगे, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे और कैसे आखिरकार इसे हैंडल किया गया और इसके क्या क्या रिजल्ट्स हुए, उन सब बातों पे इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसा ऑपरेशन जो कि आपके गोल्डन टेम्पल से रिलेटेड है। यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था बेसिकली जो खालिस्तान का डिमांड कर रहे थे कुछ लोग थे, हम देखेंगे कि कौन कौन से उसमें शामिल थे। उन लोगों ने अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसे कैप्चर कर लिया था। उस जो लोग कैप्चर कर लिए थे उन्हें ही बाहर निकालने के लिए, अमृतसर को जो गोल्डन टेम्पल है उसे फ्री करने के लिए और खालिस्तानी जो ट्रूपर्स थे उन्हें बाहर निकालने के लिए यह ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया था। लेकिन उससे पहले भी इस ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देने से पहले एक और ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, इसका नाम है ऑपरेशन सनडाउन। बेसिकली दिस ऑपरेशन इज आल्सो रिलेटेड विथ अबॉर्शन, द अबॉर्टेड प्लान टू एबडक्ट भिंडरवाले, जो कि मेन लीडर था इस खालिस्तानी मूवमेंट का जिसने गोल्डन टेम्पल को कैप्चर किया था। अब यह जो ऑपरेशन सनडाउन था उसका मेन मकसद ये था कि जो ऑफिसर्स थे, इंडियंस ऑफिसर्स थे, जो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनके कमांड पे उनका एक इंटेंशन क्या था कि उस गोल्डन टेम्पल का जो अंदर का स्ट्रक्चर है वह प्लांट स्ट्रक्चर वो बाहर ला सके। लेकिन एक्चुअली में इस ऑपरेशन सनडाउन को अवॉइड कर दिया गया क्योंकि इसमें ऐसा रिपोर्ट आने लगा कि बहुत सारे सिविलियन कैजुअलिटीज हो सकती है, इसलिए इस ऑपरेशन सनडाउन को यहाँ पे ही रोक दिया गया। लेकिन फाइनली ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया और इस जो गोल्डन टेम्पल, अगर आपको यह दिख रहा होगा, तो यह जो गोल्डन टेम्पल है जिसे खालिस्तानी जो ट्रूपर्स थे जिन्होंने कैप्चर कर लिया था, फाइनली इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत इसे फ्री करा लिया जाता है। लेकिन बहुत सारी कैजुअलिटीज होती हैं। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करने से पहले यह ऑपरेशन सनडाउन स्टार्ट किया जाता है ताकि उसका जो कह सकते हैं, यह जो आपको एरिया दिख रहा होगा, यह मैपिंग जो पोर्शन दिख रहा होगा, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसके प्लान को बाहर निकालने के लिए यह ऑपरेशन सनडाउन स्टार्ट किया गया था ताकि अबॉर्ट किया जा सके भिंडरवाले को। लेकिन इससे सिविलियन जो कैजुअलिटीज है उसके रेशियो को देखते हुए फाइनली इंदिरा गांधी ने इस ऑपरेशन सनडाउन को रोक दिया। लास्टली फाइनली ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया। अब हम देखेंगे कि यह जो ब्लू स्टार ऑपरेशन था वह कैसे बिल्डअप हुआ और कैसे सक्सेसफुली इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कह सकते हैं अंजाम दिया। अब बात करते हैं हम ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज एन इंडियन आर्मी ऑपरेशन कैरिड आउट इन जून 1984 इन द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर, पंजाब। यह बेसिकली 1984 जून 1984 में लॉन्च किया गया था ताकि जो गोल्डन टेम्पल था, जिसे यही आप देख सकते हैं, ये भिंडरवाले का एक पिक्चर है जिसने जो लीडर था उस खालिस्तानी ट्रूपर्स का, जो यह डिमांड कर रहा था कि सिख के लिए एक अलग खालिस्तान का डिमांड था, जिसके कारण उसने गोल्डन टेम्पल को कैप्चर कर लिया था और वहां से उन्हें हटाने के लिए ही इंडियन आर्मी ने यह ऑपरेशन को लॉन्च किया था। टू फ्लश आउट मिलिटेंट हु वेयर लेड बाय जनरल सिंह भिंडरवाले, a one-time leader of the Sikh seminary, Damdai Taksal, and a key figure in the growing separatist Khalistani movement at the time। तो इसका मेन एम क्या था इस ऑपरेशन का कि जो भी मिलिटेंट है जिन्होंने कैप्चर कर लिया था गोल्डन टेम्पल को, उसको बाहर निकाला जा सके। अब यह जब ऑपरेशन लॉन्च हुआ तो इंडियन आर्मी को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे।
अब हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या 1980s में ही इमीडिएटली ऐसा डिमांड होने लगा था खालिस्तानी मूवमेंट का, या फिर यह बे बैक हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ही, जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट होता है और इंडिया को दो पार्ट में बांटा जाता है, पाकिस्तान एक पार्ट पाकिस्तान मुस्लिम के लिए पाकिस्तान, और इंडिया में जब इसको डिवाइड किया जाता है तब से ही यह खालिस्तानी का डिमांड वो उस समय से ही स्टार्ट हो जाता है। हालांकि यह जो अपना जो कह सकते हैं जो पिक पे पहुंचता है वो 1980s के टाइम में पिक पे पहुंचता है, और इसका डिमांड सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर जो सिख रह रहे थे वो भी खालिस्तान का डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका जो कह सकते हैं कि जो इमीडिएट ओरिजिन है वह जस्ट आफ्टर पार्टीशन और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। द आइडिया ऑफ खालिस्तान वाज बोर्न इन द आफ्टरमाथ ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया into West Pakistan, now in Pakistan, and East Pakistan, now in Bangladesh. Punjab is the home of most member of Sikh community, was also divided into two because of the newly created borders. अब जैसे ही ये डिवीजन होता है तो जो पाकिस्तान में जो एरियाज जाते हैं, स्पेशली लाहौर एंड नानक साहिब, जो कि सिख समुदाय हैं, उनके लिए रिलीजियस और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पार्टीशन के कारण जो यह मेन पंजाब का जो शहर है लाहौर या नानक साहब, जब यह पाकिस्तान में चला जाता है तो यह जो इंडियन सिख है उनको कहीं ना कहीं हर्ट होता है कि इनका जो इंपॉर्टेंट सिटी है वो पार्टीशन के कारण पाकिस्तान में चला गया। अब बात आता है कि यह जो पार्टीशन था कहीं ना कहीं सिख समुदाय को हर्ट करता है। The sentiment for a separate Sikh state was expressed in a single query. Hindus got Hindustan, Muslim got Pakistan. What did Sikh get out of partition and independence? जो सिख समुदाय थे उनका एक बहुत ही क्या कह सकते हैं आपकी डिमांड था कि पार्टीशन हुआ, हिंदूज को हिंदुस्तान मिल गया, जो मुस्लिम थे उन्हें पाकिस्तान मिल गया। तो सिख समुदाय को पार्टीशन से या आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या मिला, इस क्वेश्चन के बेसिस पे उन्होंने खालिस्तान का डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही पार्टीशन होता है, जब इनके दो इंपॉर्टेंट शहर जो कि सिख समुदाय के लिए उनके कल्चर और रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं, वो जब वह वेस्ट पाकिस्तान में चले जाते हैं तब इनका डिमांड और अधिक बढ़ जाता है कि हमें आखिर क्या मिला इस पार्टीशन से, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें क्या मिला। एडिशनली देयर वाज सम डिसकंटेंट ओवर फ्यू एडमिनिस्ट्रेटिव इशू लाइक रिवर वाटर शेयरिंग को लिए भी डिस्प्यूट था, विच लेड टू डिमांड फॉर ऑटोनॉमी एंड देन फॉर ए सोवरेन सिख स्टेट फ्रॉम सम क्वार्टर्स। इसीलिए अब सोवरेन सिख स्टेट का भी डिमांड होने लगा कुछ क्वार्टर्स से लेके। फाइनली इट ऑल्सो बिलीव दैट पाकिस्तान एडेड मूवमेंट विद द आर्म्स एंड फंड्स। और पाकिस्तान, ऐसा बहुत सारा रिपोर्ट्स में आया कि जो खालिस्तान का डिमांड था, जो यह इतना ज्यादा उग्र हो चुका था, इसमें पाकिस्तान भी आर्म्स और एमुनिशन के थ्रू उसे सपोर्ट कर रहा था। अब क्योंकि इनका कुछ डिमांड होने लगा कि स्टेट ऑटोनॉमी भी एटलीस्ट दिया जाए, तो फाइनली इन 1966 पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू हिंदी स्पीकिंग हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा एंड पंजाबी स्पीकिंग सिख मेजोरिटी पंजाब। But by 1970, the separatist खालिस्तानी मूवमेंट was in full swing in India and abroad. लेकिन 70s तक आते आते यह सेपरेट स्टेटहुड या जो कह सकते हैं जो इनका डिमांड था ऑटोनॉमी, स्टेट ऑटोनॉमी दिया जाए, इससे यह खुश नहीं हुए। और फाइनली 70s के आसपास आते आते इनका जो डिमांड था खालिस्तान का वो पिक पे पहुंच गया था। सिर्फ इंडिया में सिख समुदाय नहीं, अब्रॉड में जो भी रह रहे थे वो भी खालिस्तान का डिमांड करना स्टार्ट कर दिए। अब यह आलम था कि इंडिया में जो सिख समुदाय रह रहे थे कि कुछ जो लिबरल थे वो ठीक से डिमांड कर रहे थे, बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप से ऑर्गेनाइज हो चुके थे और पाकिस्तान इंटरनली उनको फंडिंग प्रोवाइड कर रहा था, आर्म्स और एमुनेशन प्रोवाइड कर रहा था, जिससे कि इंडिया में उस समय 70s के आसपास में काफी ज्यादा इंटरनल डिस्टर्बेंस देखने को मिला था, स्पेशली इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ पंजाब, जो कि लाहौर और जो नानक साहब का रीजन था उससे वह कनेक्टेड था। अब जो जर्नैल सिंह भिंडर वाले हैं वो कैसे इमर्ज हो जाते हैं इन
जितने भी सिख समुदाय है उनका एक लीडर के रूप में कैसे इमर्ज हो जाते हैं, आखिर यह जो मूवमेंट है खालिस्तानी मूवमेंट उसका बिल्डअप कैसे होता है। तो बेसिकली जो जर्नैल सिंह भिंडरवाले हैं, अ फायर ब्रांड प्रीचर हु पोजिशनेड हिमसेल्फ एज द ऑथेंटिक वॉइस ऑफ सिख इन ए पीरियड ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस रहता है और उस दौरान इंडिया में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा रहती है। तो जो भिंडरवाले हैं वह सिख समुदाय का एक लीडर के रूप में इमर्ज होता है और वह पूरे सिख समुदाय जो खालिस्तान का डिमांड कर रहा होता है उसका मेन प्रीचर, मेन वॉइस बन जाता है। एंड लेकिन अब कहते हैं ना कि बीज जो बोया जाता है, वो जो बीज बोता है अगर वो सही ढंग से ना बोया जाए तो वह उल्टा परिणाम देता है। तो स्टार्टिंग में अगर कहा जाए, जो स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स का कहना है, दिस भिंडरवाले वाज इनिशियली कोटेड बाय द कांग्रेस इटसेल्फ। कांग्रेस ही इसे कोटेड कर रहा था भिंडरवाले को टू काउंटर शिरोमणि अकाली दल इन्फ्लुएंस इन द स्टेट। जो शिरोमणि अकाली दल था उसके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, स्पेशली इन द जोन ऑफ पंजाब, वह बैक करता है भिंडरवाले को। बट बाय 1980s ही हैड बिकम अ प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में तो उसने बैक किया ताकि शिरोमणि अकाली दल के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके, लेकिन 1980s आते आते भिंडरवाले खुद एक प्रॉब्लम बन जाता है कांग्रेस के लिए। He found a captive audience among the youth. Activities of his followers were become increasingly violent and the Bhindarwale himself was engaging in aggressive rhetoric. और 1980s तक आते आते भिंडरवाले जो था, जो सिख स्पेशली जो यूथ था, जो सिख में जो भी यूथ थे उनका यह हीरो बन जाता है और वो सारे यूथ को कहीं ना कहीं वायलेंट एक्टिविटीज से कनेक्ट करता है, आर्म्स और एम्युनिशन में उसे ट्रेंड करता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि आने वाले टाइम में, ऐसा उसे फील होता है कि आने वाले टाइम में उसे डिमांड के लिए आर्म्स और एम्युनिशन उठाने पड़ेंगे। In 1982 he became a part of civil disobedience movement launched by Akalis called Dharm Yudh Morcha and moved to Akal Takht inside the Golden Temple complex to evade the arrest from the authorities. अब 1982 में अब वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का पार्ट बन जाता है, जो कि अकाली द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसे धर्म युद्ध मोर्चा भी कहा जाता है। अब जब इसका वो मेंबर बन जाता है और डिमांड जो खालिस्तान की डिमांड था, जब वो अपने पिक पे पहुंच जाता है, तब वो अरेस्ट हो सकता था, गवर्नमेंट उसे अरेस्ट कर सकती थी। उस अरेस्ट से इवेड होने के लिए, उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि इसके लीडरशिप में पूरे गोल्डन टेम्पल को कैप्चर कर लिया जाता है और जितने भी इसके मेंबर्स थे इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जो अकाली द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसे धर्म युद्ध मोर्चा भी हम कहते हैं, वह जितने भी उसमें मेंबर शामिल रहते हैं, यूथ शामिल रहते हैं, वो सब के सब गोल्डन टेम्पल में अपना रेसिडेंस बना लेते हैं, उसे पूरी तरीके से कैप्चर कर लेते हैं। अब बात आती है जब गोल्डन टेम्पल को कैप्चर कर लिया गया, भिंडरवाले आर्म्स एंड एम्युनिशन के साथ, पूरे ट्रेंड यूथ के साथ उसमें अपना रेसिडेंस बना लेता है। एक घटना होता है 1983 में, जब डीआईजी ऑफ पंजाब एएस अतवाल was shot dead after praying at Golden Temple and his body was left to decay। जब वो प्रे कर रहे होते हैं 1983 में, डीआईजी ऑफ पंजाब उस समय एएस अटवाल होते हैं, जो कि उस समय आप देख सकते हैं उस समय के पेपर में भी ये आता है कि डीआईजी शॉट डेड आउटसाइड गोल्डन टेम्पल। जब ये प्रे कर रहे होते हैं तब इन्हें शूट कर दिया जाता है और आलम ये होता है कि उनके बॉडी को छोड़ दिया जाता है डीके के लिए। अब जैसे ही यह घटना होती है, पूरे इंडिया में यह खबर फैल जाता है। इवन पंजाब के जो डीजीपी उस समय रहते हैं केपीएस गिल, वो भी बहुत सारे स्टेप्स लेना स्टार्ट करते हैं। एंड फाइनली बाय 1984 गवर्नमेंट फाइनली डिसाइडेड टू स्टेप इन बाय सेंडिंग आर्म फोर्सेस टू फ्लश आउट भिंडरवाले एंड हिज फॉलोअर्स फ्रॉम देयर हाइड आउट इनसाइड द गोल्डन टेम्पल। और जब यह घटना घटती है और जब ऐसा देखा जाता है कि जब पंजाब के डीआईजी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ भी बहुत कुछ हो सकता है। तो फाइनली गवर्नमेंट क्या करती है 1984 में, यह डिसाइड करती है कि इंडियन आर्मी को सेंड किया जाएगा और जो भिंडरवाले हैं या फिर जो उसके जो भी मेंबर्स हैं जिन्होंने कैप्चर कर रखा है उसे वहां से इवेड किया जाएगा, उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन यह इतना आसान था नहीं, क्योंकि भिंडरवाले के पास
पाकिस्तानी इंटरनल सपोर्ट था, उसके पास काफी आर्म्स एंड एम्युनिशन थे, उसके पास भी जो यूथ थे वो ट्रेंड यूथ थे। तो इंडियन आर्मी के लिए यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं होने वाला था। जब सोच सकते हैं कि जब पंजाब के डीआईजी को जब शूट कर दिया जा सकता है, तो यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। हालांकि फाइनली इंडियन आर्मी के नेतृत्व में ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया जाता है टू फ्लश आउट भिंडरवाले एंड हिज मेंबर्स फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल। अब यह ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार। अभी तक जो स्थिति रहती है 1984 तक आते आते जो गोल्डन टेम्पल है वह पूरा का पूरा एक कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ फोर्ट्रेस में बन जाता है, एक युद्ध का किला के रूप में बन जाता है। अब वो टेम्पल नहीं रह जाता है, पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जो भी सोल्जर्स यूथ रहते हैं, जो भिंडरवाले के साथी रहते हैं, वो पूरी तरीके से वह एक किला के रूप में उसे बना देते हैं। पूरा आर्म्स एंड एम्युनिशन से लैस हो जाता है वह गोल्डन टेम्पल। ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ भिंडरवाले मीन्स had smuggled a huge catch of arms and ammunition inside the complex and placed gun strategically for defense। और यह जो लंबे समय, ये जो इतना लंबा समय रहता है, उस दौरान जो भिंडरवाले के मेंबर्स रहते हैं उस पूरे गोल्डन टेम्पल को स्ट्रैटेजिकली कि कौन कौन से लोकेशन स्ट्रैटेजिक हो सकते हैं उसके हिसाब से आर्म्स और एम्युनिशन को प्लेस कर देते हैं। और साथ ही साथ जो लीडरशिप रहती है मेजर जनरल Sahabeg Singh, who had been dismissed by the Indian Army over corruption charges, भिंडरवाले means received extensive military training। जो साहबेग सिंह रहते हैं जिन्हें इंडियन आर्मी से निकाल दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ करप्शन, करप्शन के नाम पर उन पे निकाला जाता है, करप्शन के चार्जेस लगे होते हैं, उनके नेतृत्व में भिंडरवाले अपने मेंस को ट्रेनिंग दिलवाता है, अपने यूथ को ट्रेंड करवाता है। और जब उनको ट्रेनिंग मिल जाती है, जब वो आर्म्स और एम्युनिशन चलाना अच्छे से जान जाते हैं, तो अल्टीमेटली इंडियन आर्मी के लिए यह एक बहुत ही चैलेंजिंग ऑपरेशन बन जाता है। फर्स्ट डे ऑन June 1st, 4 days before the army actually entered the Golden Temple complex, first shots were fired at the temple by CRPF। एक्चुअली में आर्मी जाए उससे पहले ही 1 जून को CRPF के द्वारा वहां पे फायरिंग किया जाता है। एंड ऑन June 3 a 36-hour curfew was imposed on the state of Punjab with all method of communication and public travel suspended, electricity line cut and complete media censorship। और 3 जून को लगभग 36 आवर्स का एक कर्फ्यू इंपोज किया जाता है पाकिस्तान में, जिसमें कंप्लीटली जितने भी कम्युनिकेशन लाइन्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, उन सबको 36 आवर्स के लिए बैन कर दिया जाता है। एंड फाइनली June 5 को आर्मी जो है अपना ऑपरेशन स्टार्ट करती है। ट्रूप्स एंट्री इनटू द गोल्डन टेम्पल वाज मेट विथ फ्यूरियस फ्रॉम इनसाइड, फ्यूरियस फायर फ्रॉम इनसाइड। जैसा कि हम जान रहे थे कि अब जो गोल्डन टेम्पल था वो पूरा का पूरा आर्म्स और एम्युनिशन से लैस था। जितने भी उसके यूथ थे भिंडरवाले के, सब को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया था साहबेग सिंह के द्वारा, वो भी पूरा इनकलकेट हो चुके थे आर्म्स और चलाने में। तो जैसे ही इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल में एंट्री करने की कोशिश करती है, इनसाइड से, गोल्डन टेम्पल के इनसाइड से काफी ज्यादा फायरिंग होना स्टार्ट होता है। द अनएंटिसिपेटेड रेसिस्टेंस फेस्ड बाय द ट्रूप्स रिजल्टेड इन द कमांडर्स कॉलिंग फॉर टैंक सपोर्ट। और जैसे ही इंडियन आर्मी पहुंचती है, अंदर से गोल्डन टेम्पल के अंदर से काफी ज्यादा फायरिंग होने लगती है, क्योंकि वह सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन को कैप्चर कर लेते हैं। तो इंडियन कमांडर्स जो थे, जो कमांड कर रहे थे उस ऑपरेशन को, उन्हें लग जाता है कि इस तरीके से सिर्फ बाय फोर्स हैंडल करना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। दैट्स वाई वह टैंक बुलाते हैं, आर्मी टैंक्स को इस्तेमाल किया जाता है उस गोल्डन टेम्पल में। हालांकि जब यह टैंक को बुलाया जाता है तो यह इंटेंशन रहता है कि कम से कम ऐसा कुछ किया जाए कि ज्यादा नुकसान ना हो, गोल्डन टेम्पल को डिस्ट्रक्ट ना किया जाए। ओवर द नेक्स्ट 12 आवर्स द आर्मी विजयंता टैंक सील्ड द गोल्डन टेम्पल अकाल तख्त, वन ऑफ द 5 सीट्स ऑफ पावर एज पर सिख बिलीफ। और जब यह देख सकते हैं, यह गोल्डन विजयंता टैंक बुलाया जाता है आर्मी के द्वारा, और फाइनली इस टैंक के हेल्प से जो अकाल तख्त होता है उसे सील्ड कर दिया जाता है, जो कि इसी अकाल तख्त, जो कि मेजर रीजन रहता है जहां पे भिंडरवाला बैठा रहता है, छिपा रहता है। दिस वाज भिंडरवालाज लोकेशन वेयर रेसिस्टेंस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट। टैंक हैव बीन इनिशियली अवॉइडेड ओवर पॉसिबल स्ट्रक्चर डैमेज।
हालांकि इनिशियली यह कोशिश किया जाता है कि जो भी गोल्डन टेम्पल का स्ट्रक्चर है वो कोशिश किया जा रहा था कि उसे ज्यादा डिस्ट्रॉय ना किया जाए ताकि सिख सेंटिमेंट्स को हर्ट ना किया जाए। लेकिन जो मेन लोकेशन रहता है या अकाल तख्त, उसी के रीजन में यह भिंडरवाले का लोकेशन रहता है। दैट्स वाई उसे सील्ड कर दिया जाता है, उसे वहां पे ध्वस्त किया जाता है और बाद में उसे कैप्चर किया जाता है। अगर इनिशियली रिपोर्ट्स की बात करें, इनिशियली आर्मी प्लेस्ड टोटल कैजुअलिटीज एज 554 मिलिटेंट एंड सिविलियंस डेड, 83 ट्रूप्स डेड, 4 ऑफिसर्स, 79 सोल्जर्स एंड 236 wounded among the government forces. Other estimate peg the number of casualties as much as higher. ये आर्मी का रिपोर्ट रहता है कि इतने ज्यादा 554 मिलिटेंट्स का कैजुअलिटीज होता है, इतने सिविलियन डेड करते हैं, इतने ट्रूप्स। लेकिन बहुत सारे अदर रिपोर्ट्स का कहना है कि नहीं, कैजुअलिटीज और भी अधिक थी। As the troops finally entered the Akal Takht, now in ruins, they found Bhindranwale dead, reportedly in a heap of about 40 corpses. जैसे ही वह जब टैंक के हेल्प से उस अकाल तख्त को ध्वस्त कर दिया जाता है और जब आर्मी इंटर करती है तो जो भिंडरवाले हैं उसका बॉडी, डेड बॉडी मिलता है उसे। अब बात यहां तक ही समाप्त नहीं हो जाता है। गोल्डन टेम्पल को फ्री करा लिया गया, भिंडरवाले का डेथ हो गया, लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती है। इसका आफ्टर माथ रिएक्शन काफी ज्यादा खतरनाक होता है। सिख सेंटीमेंट चूंकि हर्ट हुआ रहता है और इसी का परिणाम होता है कि इंडिया की आयरन लेडी जो हमारी प्रधानमंत्री होती है इंदिरा गांधी, उनके 2 बॉडीगार्ड के द्वारा जो कि सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन्हें शूट कर दिया जाता है। और इवन प्रेजेंट में भी रिसेंटली 2017 में भी जो अमृतसर कोर्ट था, उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई जो आर्मी थी, उन्होंने सिविलियन को मतलब ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले, टैंक बुलाने से पहले, ऐसा उसमें रिपोर्ट में कहा जाता है कि उन्होंने सिविलियन को कहा था कि आप इस एरिया को इवेट कर दिए, हट जाइए यहाँ से ताकि कैजुअलिटीज कम हो। लेकिन अमृतसर कोर्ट ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया कि ऐसा उस समय कुछ नहीं कहा गया था। ये 2017 का एक जजमेंट में अमृतसर कोर्ट ने कहा था। लेकिन इसका जो आफ्टर माथ रिएक्शन सबसे बड़ा अगर कुछ बोला जाए तो वह था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को असैसिनेटेड बाय हर 2 सिख बॉडीगार्ड हु ब्लेम्ड फॉर हर अटैक। जो उन्होंने लास्ट में ब्लेम किया इंदिरा गांधी को कि यही जिम्मेदार है उस अटैक के लिए, जिसमें काफी ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज देखने को मिली थी। हर असैसिनेशन वुड ट्रिगर सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल वायलेंस एवर विटनेस्ड। और चूंकि प्रधानमंत्री को असैसिनेट कर दिया गया तो उस दौरान काफी ज्यादा वायलेंट आपको देखने को मिले थे। काफी ज्यादा सिख को भी बहुत सारे सिख का भी डेथ हुआ था, मर्डर कर दिया गया था उनका। तो ये आफ्टर माथ का जो रिएक्शन था वो काफी ज्यादा वायलेंट था। तो यही था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसे लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, ताकि जो गोल्डन टेम्पल में भिंडरवाले के नेतृत्व में जो खालिस्तानी ट्रूपर्स थे जिन्होंने कैप्चर कर लिया था, उसे हटाया जा सके, वहां से उन्हें खाली कराया जा सके। क्योंकि वो सारे के सारे ट्रेंड हो चुके थे, उनके पास काफी ज्यादा आर्म्स और एम्युनिशन था, तो इंडियन आर्मी के लिए आसान था नहीं। इसीलिए टैंक का हेल्प लिया गया, इंडियन आर्मी के जो टैंक्स होते हैं उनका हेल्प लिया गया, जिसमें काफी ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज हुई। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो आफ्टर माथ रिएक्शन था वह प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन था, जो उनके सिख बॉडीगार्ड के द्वारा कर दिया गया था, उनका असैसिनेट कर दिया गया था, क्योंकि उनका यह बिलीफ था कि इंदिरा गांधी इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार। आई होप आपको अब यह क्लियर हो चुका होगा कि कैसे लॉन्च हुआ, कैसे इसका बिल्डअप हुआ और क्या आफ्टर माथ परिणाम हुए इसके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।